हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 83। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे युग्म दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला है ऑडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ऑन्डोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। नेफेस्कोप, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन। लिसीमीटर, शारीरिक गतिविधियों का मापन। हमें इसमें से ये बताना है कि इन सभी युग्मों में से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लिसीमीटर। लिसीमीटर का यहाँ पे अर्थ दिया गया है कि शारीरिक गतिविधियों का मापन। ठीक है, जबकि लिसीमीटर जो होता है इसका मेनली काम होता है वास्तविक जो वाष्पोत्सर्जन होता है प्लांट्स में, ठीक है, उनको मापने का ये एक यंत्र होता है। तो ये क्या है? वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र, तो ये लिसीमीटर। और बाकी यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। नेफेस्कोप बादलों की ऊंचाई और वेग वगैरह की, मतलब इनकी दिशा का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। ठीक है, तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वो कैसा होगा? यहाँ पे क्या बताया गया? एक टैंकर है जिसमें तेल ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें तेल है, और वो सड़क पर लुढ़कते हुए आगे की तरफ एक समान त्वरण से आगे की तरफ जा रहा है। उसके अंदर जो तेल भरा हुआ है उसकी, उस टैंकर की जो ओपन पृष्ठ होगी ना, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेगा, तो वो उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखिए, तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वो क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा। आनत तल उसे कहते हैं जो इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, तिरछा जो तल। तो क्षैतिज से जो ज़मीन की जो हॉरिजॉन है उससे इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। पीछे का जो सिरा हुआ है वो उभरा हुआ होगा। ठीक है, फिर क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। और फिर लास्ट वाला है, परवलयीय वक्र का आकार होगा। तो इसमें से क्या चीज़ होगी इसमें? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, एक यहाँ पे टैंकर है जिसमें तेल है और वो आगे की तरफ लुढ़कता जा रहा है। एक तरीके से देखें तो वो क्या है कि आगे की तरफ त्वरण, मतलब एक समान त्वरण से वो गति कर रहा है, लुढ़क रहा है। ठीक है, तो उसमें जो तेल है उसका क्या, अगर आप किसी भी लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड, अगर आप उसको जो है क्षैतिज पर, हॉरिजॉन पर ऐसे गिरा दें, ठीक है, एक फ्लो के साथ, जैसे मान लीजिए कोई टैंक है वो इस तरीके से आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और इसको फ्लो की तरह आपने उसको बहा दिया है, तो आप देखेंगे कि लिक्विड जो होगा उसका जो स्टार्टिंग वाला सिरा होगा, क्योंकि अब लिक्विड को आगे की तरफ हमने जो है उसको फेंका है, एक तरीके से फेंका है, तो उसका जो मेन सबसे ज़्यादा मटेरियल होगा वो इस तरीके से कुछ शेप बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लगेगा जैसे बहाया जाए तो उसको आगे की तरफ इस तरीके से उभरा हुआ आगे की तरफ जाएगा, यानी इसका पीछे वाला जो सिरा है वो इंक्लाइन शेप हॉरिजॉन से बनाता चला जाएगा। ठीक है, तिरछा। तो वही आप बताएंगे कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। तो ऑप्शंस देखिए, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। तरंगदैर्घ्य यहाँ पे वेवलेंथ है और जो वेग है वो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे प्रकाश तरंगे हैं, यहाँ पे जो प्रकाश तरंग है वो वेव की फॉर्म में चल रही है ना, तो वेव किस तरीके से, इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो वायु से जब कांच, वायु कैसा है? विरल माध्यम है, यानी वायु के जो पार्टिकल है वो काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, और वहाँ से कहाँ जा रही है? कांच में, सघन माध्यम में जा रही है, जिसके पार्टिकल काफ़ी पास पास होंगे। तो उसमें जाने पर जो प्रभावित होगा वो क्या प्रभावित होगा? तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। जिस फ्रीक्वेंसी से
जिस आवृत्ति से जो वेव है वो चली थी निर्वात से, वही आवृत्ति वहाँ तक भी पहुँचेगी किसी भी मीडियम में जाए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, इसे ये ध्यान रखना है। लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग क्यों जो है चेंज हो जाता है, पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो वेव्स होती हैं उनका ये यहाँ से ये पूरा ये दोनों मिलकर के एक आयाम बनाते हैं, ठीक है। एक मतलब कि एक वेवलेंथ यहाँ पे तैयार होती है, ये इतनी एक वेवलेंथ होती है। तो अब वेवलेंथ क्या है, जब ये मतलब पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो ये इस तरीके से फैल फैल करके जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे फैला रहेगा, और जब पार्टिकल एकदम पास पास रहेंगे तो इसकी जगह छोटी हो जाएगी ना, तो जगह छोटी हो जाएगी तो ये भी छोटा छोटा अपना जो है मतलब जैसे भी इसकी जो है स्पीड जो होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी, अब वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जब सघन मीडियम में कोई भी जो है तरंग या कोई भी वेव अगर जाती है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक। तो ये दो रीज़न होंगे, यानी जो इफेक्टेड होंगे वो वेवलेंथ इफेक्ट हो जाएगी और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला देखिए, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक्स संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और फिर लास्ट में है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 1, 2 तथा 3 सही है, 2, 3 तथा 4 सही है, 1, 3 तथा 4 सही है, या 1, 2 तथा 4 सही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1, 3 तथा 4। यहाँ पे 1, 3 और 4 ये 3 जो यहाँ पे कथन है वो यहाँ पे सही है। पहले वाले में क्या कहा गया है, हृदय जो है वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। अपश्रव्य आवृत्ति किसे कहते हैं, जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है, इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी, ठीक। तो वो अपश्रव्य होती हैं। इंफ्रासोनिक क्या होती हैं, 20 जो हर्ट्ज होती है उससे कम की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम इंफ्रासोनिक कहेंगे, जो हम लोग मतलब नॉर्मल मनुष्य जो है उसे नहीं सुन सकते हैं। तो इस वजह से जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी सहायता से हम इसके जो वेव्स हैं उनकी कंपन की जो है कंपन का जो साउंड है उसको हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी को सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, फिर देखिए यहाँ पे तीसरा वाला सही है। मैक्स संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। मैक्स संख्या जो होती है वो क्या होती है, मैक्स संख्या का मतलब मैक्स संख्या जो होती है इसका यूज़ जो पिंड की गति है उसको वर्णित करने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पिंड की गति हो या फिर जो है कोई अधिक गति में अगर कोई पिंड विचरण कर रहा है मतलब मूवमेंट कर रहा है तो उन सारी उसकी जो है मेनली मोशन के लिए ध्वनि की गति है, पिंड की गति है, इन सब के लिए मैक संख्या का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है पराश्रव्य ध्वनियाँ। पराश्रव्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं, सुपरसोनिक जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि के बारे में यहाँ बताया गया कि 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। सुपरसोनिक जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गलत है वो है ध्वनि की गति गैस में ठोस एवं द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, जबकि हम ये जानते हैं कि जो ध्वनि होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है, ठीक है, सबसे कम गैस में होती है। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रेक्षण की दिनांक के साथ दी गई है, ठीक है। इन उपग्रहों में से जो 2 अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे, किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए उपग्रह में है GSAT-2 जो कि 8 मई 2003 को जो है लॉन्च हुआ था। फिर है GSAT-4 जो कि 15 मई 2010 को जो है लॉन्च हुआ है। GSAT-5P ये 25 दिसंबर 2010 को लॉन्च हुआ है। और फिर लास्ट में है GSAT-12 ये 15 जुलाई 2011 में लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से 2 जो है वो लॉन्चिंग मतलब उनकी हुई और कक्षा तक जो ऑर्बिट है वहाँ तक पहुँचने में सफल नहीं हुए, ठीक है। तो 4 तथा मतलब 4 तथा 1, 1 तथा 2, 2 तथा 3 और 3 तथा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2 तथा 3। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, GSAT-4 है जो कि 15 अप्रैल 2010 को इसरो के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। ये एक जो है संचार उपग्रह था, कम्युनिकेशन के लिए था, ठीक है। अच्छा ये जो है अपनी ऑर्बिट तक पहुँचने में विफल क्यों रहा, इसका रीज़न ये था जो GSLV-D3
ठीक है। तो ये जो GSLV D3 प्रक्षेपण यान था जिसके द्वारा जो है इस जो सैटेलाइट है उसको भेजा जाना था, ठीक है, उसके जो क्रायोजेनिक चरण था, हर एक स्टेप में उसकी जांच होती है ना, तो क्रायोजेनिक जो उसका चरण था उसमें खराबी आ गई, तो उसकी खराबी के चलते ही अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया। इसके बाद आता है GSAT-5P। GSAT-5P जो है, ये जो GSAT की श्रृंखला है उसमें 5वें नंबर पर GSAT-5P है। इसको जो है मतलब कि इसको 5वें नंबर पे ये उपग्रह आता है। ठीक है, ये अपनी कक्षा में इसलिए नहीं पहुंच पाया था क्योंकि GSLV-F, इसके लिए देखिएगा GSLV-F, ठीक है, तो GSLV-F जो है वो छठा रॉकेट था ये, जो कि मिशन को पूरा नहीं कर पाया। जिस रॉकेट के थ्रू इसको जाना था ये मिशन को पूरा नहीं कर पाया, तो इस वजह से जो है ये भी अपनी ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। तो करेक्ट आंसर है 2 तथा मतलब 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है नैनो हमिंग बर्ड है। नैनो हमिंग बर्ड क्या चीज़ है? एक नई प्रजाति जो कि अभी तक नहीं खोजी गई है हमिंग बर्ड की। एक अति लघु विद्युत कार, बहुत छोटी सी कार जो कि 360 डिग्री घूम सकती है। एक जेब के आकार का चालक, ऐसा चालक जो जेब में मतलब उसको जेब के शेप का हो कि उसको रखा जा सके। तो चालक रहित, एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। लास्ट में एक नई किस्म की मधुमक्खी। तो नैनो हमिंग बर्ड क्या है? तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। नैनो हमिंग बर्ड जो है ये एक छोटा सा रिमोट द्वारा संचालित एक विमान था, ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। ऑप्शन है यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिक विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण विकिरण। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की जब खोज की थी तो उसका जो इन्होंने सिद्धांत, जिस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने किया था वो था नाभिकीय विखंडन। ठीक है, उन्होंने जो है एक यूरेनियम 235 ये जो है ये इसका जो है एटम लिया था, ठीक है, और इस पर मंद गति बहुत स्लो मोशन में न्यूट्रॉन की बौछार की गई थी। और जब इसका नाभिक दो मतलब स्लो मोशन में न्यूट्रॉनों की जब बौछार की और जब इसका नाभिक 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिस समय वो डिवाइड हुआ उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित हुई कि उसी के ही आधार पर इस अणु बम की उन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा रिलीज हो रही है वो कितनी मात्रा में रिलीज हो रही है, तो उसी सिद्धांत पर इन्होंने अणु बम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ये यहाँ पे मतलब कि एलिमेंट दिए गए हैं और इनके अयस्क दिए गए हैं कि कौन सा पदार्थ इनका अयस्क कौन सा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, सिनेबार, जिंक, कैलेमाइन, आयरन, हेमेटाइट, यहाँ पे हमें ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर, सिनेबार। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे सही सुमेलन मतलब जिन चीज़ों का है उनमें एल्यूमिनियम के जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और जो पारा है सॉरी पारा तो ये अलग से हो गया, कॉपर का भी बाद में देखते हैं। जिंक का जो है, जिंक का कैलेमाइन है, जिंक यानी जस्ता, इसका जो अयस्क है वो कैलेमाइन है। आयरन का हेमेटाइट है और यहाँ कॉपर जो है यानी तांबा, इसका सिनेबार नहीं है बल्कि क्या है, क्यूपराइट है, क्यूपराइट ये इसका अयस्क है। ठीक है, और जो यहाँ पे उसका सॉरी सिनेबार जो दिया गया, सिनेबार पारा का है, मरकरी का है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है अति मुलायम खनिज टॉल्क सोप स्टोन मुख्यतः है। ऑप्शन है मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट को ही ये अति मुलायम खनिज है और इसी को ही टॉल्क या सोप स्टोन कहा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? ऑप्शन है हेनरिक हर्ट्ज, H.C. उरे, जी मेंडल, जोसेफ प्रिस्टले।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी HC उरे। भारी जल, जिसको हैवी वाटर या फिर ड्यूटेरियम भी कहते हैं, D2O इसका फॉर्मूला होता है, D2O, ठीक है। इसका भारी जल का जो खोज की थी वो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, रसायनज्ञ हैं, हेरोल्ड क्लेटन उरे। इनका पूरा नाम है हेरोल्ड क्लेटन उरे। इन्होंने और मतलब इनको 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला और इन्होंने ही भारी पानी की खोज की थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।